औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हो सब। तो आज की अपनी इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लेक्चर नंबर 25 और 26 जावा वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट का। ठीक है, तो आज की जो लेक्चर है उसका टॉपिक है वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट एंड सर्वलेट्स। ओके, तो जो दो हमारे टॉपिक्स जो हम कवर करने वाले हैं, जो हमारे लेक्चर्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास टॉपिक क्या है, वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट। सबसे पहले क्या कहते हैं, बिकॉज ऑफ द वाइड स्प्रेड यूज ऑफ इंटरनेट, वेब बेस्ड एप्लीकेशंस आर बिकमिंग वाइटल पार्ट ऑफ आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस। अब जैसे जैसे हमारे पास इंटरनेट का अप्रोच बढ़ रही है, स्प्रेड बढ़ रहा है, मतलब ज़्यादा फैल रहा है, उसी तरह वेब बेस्ड एप्लीकेशंस भी मतलब ज़्यादा हो रही हैं। फॉर एग्जांपल, अगर लोगों ने अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करना है ऑनलाइन, किसी शॉपिंग मतलब शॉपिंग का बिजनेस स्टार्ट करना है, कोई चीज़ें सेल करनी है, मतलब परचेज करनी है, तो आपको ई कॉमर्स की वेबसाइट चाहिए, राइट। ऐप चाहिए, वेबसाइट चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ता है, वो बनानी पड़ती है, राइट। तो वहाँ पे आपको मतलब काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल मिल जाती है, मतलब हेल्प हो जाती है आपको काफ़ी ज़्यादा। अब आप आगे क्या कहता है, वेब एप्लीकेशंस क्या होती हैं। कहता है वेब एप्लीकेशन जो होती है ना हमारे पास, वो सर्वर साइड पे फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती हैं रिमोटली कनेक्ट करने के लिए, ठीक है, थ्रू HTTP प्रोटोकॉल। अब HTTP प्रोटोकॉल क्या होता है हमारे पास, इसको हम बोलते हैं हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये क्या करता है हमारे पास, HTTP प्रोटोकॉल फॉलोज स्टेटलेस रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स कम्युनिकेशन मॉडल। अब इसका क्या मतलब है कि स्टेटलेस रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स कम्युनिकेशन मॉडल इसको फॉलो करता है। उसमें होता क्या है यूजली, अब क्लाइंट इसको बोलते हैं, क्लाइंट जो हमारे पास वेब ब्राउजर होता है उसको हम क्लाइंट बोलते हैं। वो सेंड्स अ रिक्वेस्ट टू सर्वर, वो सर्वर को रिक्वेस्ट भेजता है, विच सेंड्स बैक अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स और एरर मैसेज। वो उस रिक्वेस्ट की बेस पे आपको या तो कोई अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स वापस रिस्पॉन्स देगा, या फिर आपको क्या करेगा, वो कोई एरर मैसेज दे देगा। ओके, यहाँ पे देखो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास क्लाइंट है, इसने रिक्वेस्ट भेजी है किसको, सर्वर को, ठीक है, और सर्वर ने वो सारा कुछ मतलब उसको रिस्पॉन्स दिया, वो चाहे उसको एरर मैसेज दे या फिर उस रिस्पॉन्स की बेस पे जो उसको मतलब रिस्पॉन्स देना चाहिए वो दे। और ये सारा कुछ किसके थ्रू हो रहा है, HTTP के थ्रू हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पे कहते हैं ये स्टेटलेस रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स कम्युनिकेशन मॉडल है। इसका क्या मतलब है कि आप अगर क्लाइंट जो है एक से ज़्यादा मतलब 2 से 3 से 4 5 मरतबा कोई रिक्वेस्ट भेजता है ना किसी सर्वर को, तो सर्वर उस रिक्वेस्ट में डिस्टिंग्विश नहीं करेगा कि वो मतलब ये नहीं कहेगा कि ये रिक्वेस्ट जो थी हमारे पास ये पहले किसी ब्राउज़र का पार्ट थी या फिर ये मतलब पहले भी रिक्वेस्ट ये आई थी। वो हर रिक्वेस्ट को न्यूली ट्रीट करेगा। ओके, मतलब कि न्यू रिक्वेस्ट आई है मेरे पास, मैं इसको रिस्पॉन्स कर दूं। आप 4 से 5 मरतबा इसको रिक्वेस्ट भेजो, वो ये इसमें डिस्टिंग्विश नहीं करेगा कि ये कोई न्यू रिक्वेस्ट है या फिर किसी और ब्राउज़र का पार्ट है। ओके, अब यहाँ पे क्या कहता है, अब वेब ब्राउज़र। अब वेब ब्राउज़र क्या होता है, कहता है इज अ सॉफ्टवेयर विच प्रोवाइड्स यूजर एक्सेस टू सर्विसेज दैट आर प्रेजेंट ऑन द इंटरनेट। ये एक ऐसा ब्राउज़र है, ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो यूज़र को ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड करता है जो इंटरनेट पे प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे देखो, दीज सर्विस कैन बी प्रोवाइड फॉर मैनी प्रोटोकॉल्स यूज ओवर इंटरनेट और इंट्रानेट लाइक HTTP, FTP, टेलनेट एक्सेट्रा। तो ये हमारे पास बहुत सारी सर्विसेज हो सकती हैं, प्रोटोकॉल्स की फॉर्म में होती हैं। अब ये प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप लोग मतलब किसी से बातचीत कर रहे हो, ठीक है, तो बातचीत करने के कुछ असूल होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं। अब आप लोग इंग्लिश में बात कर रहे हो किसी, तो आप लोग इंग्लिश को आपको मतलब आनी चाहिए, इंग्लिश की ग्रामर्स आनी चाहिए, राइट। तो ये बातचीत करने के असूल को हम क्या बोलते हैं, प्रोटोकॉल्स बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे यही कहना चाह रहा है। अब यहाँ पे क्या कहता है, HTTP बेसिक्स। HTTP क्या होता है, HTTP डिफाइंस द मेथड एंड वे ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन टू पार्टीज। ये क्या होता है, हमारे पास कम्युनिकेशन मॉडल होता है दो पार्टीज के दरमियान, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वी वॉक टू आवर टीचर वी यूज अ सर्टेन वे विच इज़ अ डिफरेंट फ्रॉम वे दैट वी अडॉप्ट विद आवर फ्रेंड्स एंड पेरेंट्स। जब हम किसी टीचर से बात करते हैं, अपने पेरेंट्स से बात करते हैं, तो हमें कुछ सर्टेन रूल्स को मतलब मद्देनजर रखते हुए बातचीत करना पड़ती है। अब यहाँ पे देखो HTTP कम्युनिकेशन मॉडल क्या है, ये देखो हमारे पास ये क्लाइंट है, रिक्वेस्ट भेज रहा है, अब सर्वर उस रिक्वेस्ट की बेस पे हमें कोई ना कोई रिस्पॉन्स दे रहा है। ओके, अब यहाँ पे कहता है पार्ट्स ऑफ एन HTTP रिक्वेस्ट, वो कौन कौन से हैं। रिक्वेस्ट मेथड क्या है, इट टेल्स द सर्वर ऑफ टाइप ऑफ एक्शन दैट अ क्लाइंट वांट्स टू परफॉर्म। ये एक ऐसा मेथड है जो क्लाइंट मतलब ऐसा सर्वर, ये सर्वर को क्या बताता है कि आप इस तरह का एक्शन परफॉर्म करो जैसा हमारा क्लाइंट चाहता है, मतलब जैसी रिक्वेस्ट आई है वैसा ही आप उसको रिस्पॉन्स दो, ठीक है। उसके बाद क्या है, URI, यूनिफॉर्म रिसोर्स इंडिकेटर, स्पेसिफाइज द एड्रेस ऑफ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट और रिसोर्स। यूनिफॉर्म रिसोर्स इंडिकेटर क्या करता है, आपका जो रिसोर्स
इंडिकेटर क्या करता है, आपका जो एड्रेस है ना उसको स्पेसिफाई करता है कि आपका जो डॉक्यूमेंट वो रिक्वायर्ड है या नहीं, ठीक है। हेडर फाइल्स क्या होती हैं, ये ऑप्शनल होती हैं, ये हेडर्स होते हैं, यूज बाय क्लाइंट टू टेल सर्वर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अबाउट रिक्वेस्ट, क्लाइंट सॉफ्टवेयर एंड कंटेंट टाइप दैट इट अंडरस्टैंड्स। एक ऐसा क्लाइंट सॉफ्टवेयर होता है जो मतलब क्लाइंट का एक सॉफ्टवेयर होता है और एक कंटेंट होता है जो इसको समझ सकता हो। ओके, अब आगे क्या है, ये देखो, ये हमें रिक्वेस्ट भेजी, आपको यहाँ पे इन्होंने एक डायग्राम के थ्रू समझाया। HTTP रिक्वेस्ट एग्जांपल उसने दी है। यहाँ पे कहता है हमने कोई सन की वेबसाइट ओपन की हुई है, ठीक है। ये देखो उसने कहा ये इंडेक्स, और इसका जो मेथड है वो गेट है, ठीक है। इंडेक्स की उसने index.html की फॉर्म में उसको, और जो हमारे पास जो HTTP का वर्जन यूज हो रहा है वो हमारे पास है 1.1, ठीक है। इसने सन की वेबसाइट को ओपन किया। अब यहाँ पे देखो रिक्वेस्ट हेडर्स गए, इसने ओपन किया इसको, देखो यहाँ पे उसने मतलब इमेजेस जो भी हमारे पास उसने ऊपर वेबसाइट पे में फ्रंट एंड पे दिखाना चाहे वो यहाँ पे दिखा दिया। और ये आपको पता है HTML में 4 सेट होता है यहाँ पे, और लैंग्वेज हमारे पास जो इंग्लिश है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे रिक्वेस्ट पैरामीटर्स हैं। अब रिक्वेस्ट पैरामीटर्स कोई भी हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल यूजर की लॉगिन फॉर्म हो गया, लॉगिन क्रेडेंशियल्स हो गया, उसका यूजर नेम हो गया, उसका पासवर्ड हो गया, ठीक है। तो वो यहाँ पे सारा कुछ रिक्वेस्ट पैरामीटर्स के अंदर आता है। ओके, उसके बाद कहता है बॉडी होती है इसकी, सेंड बाय क्लाइंट टू द सर्वर, ठीक है। कंटेन्स डेटा, ये इसमें वो डेटा होता है उस बॉडी में जो क्लाइंट से सर्वर की तरफ जाता है। ओके, अदर रिक्वेस्ट हेडर्स लाइक फ्रॉम एंड वाया कैन आल्सो बी यूज। अब यहाँ पे हमारे पास जैसे फॉर एग्जांपल ईमेल ऑफ द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर रिक्वेस्ट, हर पर्सन की ईमेल रिक्वेस्ट की रिस्पॉन्सिबल होती है। ओके, यूज बाय गेटवे एंड प्रोक्सीज टू शो इंटरमीडिएट साइट्स एंड रिक्वेस्ट पासेज। अब वाया एक हमारे पास होता है, वो मतलब बॉडी के अंदर होता है, और फ्रॉम होता है कीवर्ड, मतलब यहाँ पे हमारे पास यूजर होता है, वो क्या करता है हमारे पास क्लाइंट से सर्वर की तरफ रिक्वेस्ट को लेके जा रहा था, उसके अंदर डेटा कंटेन होता है। ओके, रिक्वेस्ट पैरामीटर्स क्या होते हैं, रिक्वेस्ट कैन आल्सो कंटेन एडिशनल इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ रिक्वेस्ट पैरामीटर्स। रिक्वेस्ट पैरामीटर्स की फॉर्म में भी ये हो सकते हैं, जैसे आप लोगों ने ऊपर देखा यहाँ पे रिक्वेस्ट पैरामीटर्स कोई भी हो सकते हैं, आपके लॉगिन इंस्ट्रक्शंस हो सकती हैं, यूजर नेम हो सकता है, पासवर्ड हो सकता है। ओके, यहाँ पे यूआरएल के फॉर्म में भी आपके पास, ये देखो ये आपके पास यूआरएल के फॉर्म, आपने क्या लिखा यहाँ पे, जिससे आप पे आपके रिक्वेस्ट पैरामीटर्स नेम अली है, स्टेट आपकी पंजाब है, ठीक है। तो इस URL की फॉर्म में भी हो सकते हैं। ओके, पार्ट्स ऑफ HTTP रिस्पॉन्स। अब HTTP रिस्पॉन्स जिस फॉर्म में करेगा, उस पार्ट्स में करेगा, वो कौन कौन से, आपके पास रिजल्ट कोड है, हेडर फील्ड्स हैं और बॉडी है, वही सारा कुछ है। रिजल्ट कोड में क्या होता है, न्यूमेरिक स्टेटस कोड एंड इट्स डिस्क्रिप्शन। एक न्यूमेरिक कोड होता है और उसकी कुछ डिस्क्रिप्शन होती है जो आपको दिखाई जाती है। हेडर फील्ड्स क्या होती हैं, सर्व्स यूज दीज फील्ड्स टू टेल क्लाइंट अबाउट सर्वर इन्फॉर्मेशन लाइक कॉन्फ़िगरेशन एंड सॉफ्टवेयर। हेडर फील्ड्स बताती हैं आपकी जो सर्वर इन्फॉर्मेशन है वो क्लाइंट के बारे में, क्लाइंट को बताती है कि वो किस किस्म की इंफॉर्मेशन है उसके अंदर, कॉन्फ़िगरेशन कौन सा है, टूल कौन सा यूज हुआ है, सॉफ्टवेयर कौन सा यूज हुआ है। ओके, अब बॉडी क्या, डाटा सेंड बाय सर्वर एज अ पार्ट ऑफ रिस्पॉन्स दैट इज फाइनली सीन बाय द यूजर। बॉडी के अंदर जैसे हमारे पास क्लाइंट के अंदर था कंटेन डेटा था, राइट, अब यही हमारे पास सर्वर के अंदर भी है, वो डेटा सेंड करता है एज अ पार्ट ऑफ रिस्पॉन्स। सर्वर क्या है, सिंपली या वेब ब्राउजर पर बता चुका हूँ, जो आपको एज अ रिस्पॉन्स सेंड करेगा डेटा, ठीक है। दैट इज फाइनली सीन बाय द यूजर, जो हमारे पास क्लाइंट के पास जाएगा, यूजर के पास जाएगा। ओके, यहाँ पे देखो इसने एग्जांपल दी है, हमारे पास HTTP का वर्जन 1.1 यूज हुआ है। ओके, और यहाँ पे उसने कहा कि ये लास्ट मॉडिफाइड कब हुआ था, ये देखो उसने क्या बताया यहाँ पे, हेडर फील्ड सर्व्स द यूज टेल क्लाइंट अबाउट सर्वर इन्फॉर्मेशन। इसकी इन्फॉर्मेशन क्या है, ये लास्ट मॉडिफाइड कब हुआ, मंडे अगस्त 4 2003, ठीक है। उसकी डेट क्या थी, स्टेटस क्या था इसका 200, कंटेंट टाइप क्या था, इसमें किस टाइप का था, वो HTML का था, ठीक है। कंटेंट कितनी लेंथ थी इसकी 59। उसके बाद क्या कहता है, जब हम इसको रिस्पॉन्स मिलेगा ना, वो किस फॉर्म में होगा, HTML की फॉर्म में भी हो सकता है, किसी फॉर्म में भी हो सकता है। ओके, अब यहाँ पे कुछ HTTP रिस्पॉन्स कोड्स हैं। तो ये HTTP रिस्पॉन्स कोड्स क्या होते हैं, आपके पास रिस्पॉन्स कोड जो होता है ना, आप जब क्लाइंट रिक्वेस्ट सेंड करता है सर्वर को, तो सर्वर कुछ कोड्स के साथ रिस्पॉन्स देता है, ठीक है। वो क्या होती हैं, HTTP रिस्पॉन्स कोड टेल द क्लाइंट अबाउट द स्टेट ऑफ द रिस्पॉन्स, का आपका जो रिस्पॉन्स है वो किस स्टेट में आया है, वेदर इट इज अ वैलिड रिस्पॉन्स और सम एरर हैज अकर्ड। जो आपका क्लाइंट जिस किस्म की रिक्वेस्ट भेज चुका है उसके मुताबिक ये कोई वैलिड है या कोई एरर आ चुका है, ठीक है। HTTP रिस्पॉन्स कोड्स फॉल इनटू 5 जनरल कैटेगरीज। इसके पास 5 कैटेगरीज होती हैं, वहाँ पे हमारे पास कौन कौन सी हैं, 100 से 199 तक, 200 से 299 तक, 300 से 399 तक, 400 से 499 तक एंड सो ऑन, ठीक है। 500 तक होती है, मतलब 5 कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया गया। अब 100 से 199 तक जो कोड्स होते हैं उसमें उसके अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन चीज़ें होती हैं जो हमारी क्लाइंट को रिस्पॉन्स
मतलब दैट द क्लाइंट शुड रिस्पॉन्ड विद सम अदर एक्शन, जो हमारे पास क्लाइंट को मतलब रिस्पॉन्स करना चाहिए। फॉर एग्जांपल 100 जो यहाँ पे लिखा है कंटिन्यू विद पार्शियल रिक्वेस्ट, ये इसके मतलब इसके अंदर कुछ पार्शियल कुछ पार्ट रिक्वेस्ट का कंटिन्यू होता है इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है 200 से 299 तक, इसके अंदर क्या होती हैं जो हमारे पास सक्सेसफुली रिक्वेस्ट क्लाइंट से सर्वर तक जा चुकी है, वो यहाँ पे हमारे पास 200 की फॉर्म में होती हैं। फॉर एग्जांपल 200 मींस एवरीथिंग इज फाइन। अगर आपके पास अगर कोड आ रहा है 200 मींस तो सब कुछ क्या है, फाइन है। आप लोग ये अपने HTML कोड के अंदर सोर्स करके कोड को चेक कर सकते हो कि जब भी आप कोड को रन करते हो वेब ब्राउजर के ऊपर तो आपके पास क्या आ रहा था 200, मतलब आपका रिक्वेस्ट तो सक्सेसफुली जा चुका है। ओके, अब आगे कहता है वैल्यूज इन 300 आर यूज फॉर फाइल्स दैट हैव मूव्ड एंड यूजुअली इंक्लूड अ लोकेशन हेडर। ऐसी फाइल्स जो किसी लोकेशन के ऊपर भरी हुई है और वहां से मूव हो चुकी हैं, ठीक है, वो यहाँ पे होती हैं। ओके, उसके बाद क्या कहता है 300, यहाँ पे एक कोड है 300, कहता है डॉक्यूमेंट रिक्वेस्टेड कैन बी फाउंड सर्वल प्लेसेस, ये डिफरेंट प्लेसेस के ऊपर पाया जा सकता है। दे विल बी लिस्टेड इन अ रिटर्न डॉक्यूमेंट, वो आपको रिटर्न डॉक्यूमेंट में लिस्टेड भी हो सकता है। ओके, अब आगे क्या 400 से 499 तक, कहता है वैल्यूज इन 400 इंडिकेट एन एरर बाय द क्लाइंट। ये हमारे पास 400 की फॉर्म्स में क्या होती हैं, एरर होता है हमारे पास, जो हमारे पास अगर क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजता है उस रिक्वेस्ट की बेस पे सर्वर हमें एरर भेजता है इन फॉर्म्स के अंदर, ठीक है। फॉर एग्जांपल 404 इंडिकेट्स दैट द रिक्वेस्ट रिसोर्स इज नॉट अवेलेबल। आपके पास हमेशा एरर आता होगा, आप ऐसा यूआरएल के ऊपर क्लिक करते हो तो आपके पास ऐसे आता है ना, फॉर एग्जांपल 404 पेज नॉट फाउंड, राइट, तो यहाँ पे वो 404 के अंदर आ रहा था। आगे क्या बोलता है 401 इंडिकेट्स दैट द रिक्वेस्ट रिक्वायर्स HTTP ऑथेंटिकेशन, मतलब आपके पास अगर आप लोगों ने यूजर का लॉगिन और पासवर्ड सक्सेसफुली एंटर नहीं किया तो यहाँ पे आपके पास 401 का एरर आ सकता है। ओके, ऑथेंटिकेशन रिक्वायर्ड होती है उसके पास। 403 indicates that the access to request source has been denied। 403 आपको ये इंडिकेट करता है कि आप जिस फाइल को एक्सेस करना चाह रहे हो वो आपसे आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते, आप ऑथेंटिकेट नहीं हो, ठीक है। अब आगे गया 599, ये क्या करता है कोड्स इन 500 सिग्निफाई एंड एरर बाय द सर्वर। अब रिक्वेस्ट क्लाइंट से गई सर्वर की तरफ, अब जो सर्वर की मतलब साइड से जो रिक्वेस्ट होगा वहां पे जो एरर आएगा वो हमारे पास कोड्स होते हैं 500 की फॉर्म में। फॉर एग्जांपल 503 इंडिकेट्स दैट द HTTP सर्वर इज टेम्परेरीली ओवरलोडेड और अनएबल टू हैंडल द रिक्वेस्ट। आप लोग हमेशा जब भी अपना विजू का रिजल्ट चेक करते हो, राइट, आप मतलब रिजल्ट आता है काफी सारी ट्रैफिक होती है वहां पे, तो वहां पे क्या एरर आता है 503 इंडिकेट्स, मतलब आपका जो है ना टेम्परेरीली ओवरलोड हो चुका है सर्वर, मतलब ज्यादा उसमें यूजर आ चुके हैं। माशाल्लाह से वैसे भी हमारी वीडियो की वेबसाइट पे 10,000 से ज़्यादा ट्रैफिक हो जाए तो उसको मतलब मौत पड़ जाती है, ऐसे कुछ हो जाता है। उसके बाद क्या बोलता है इंडिकेट्स दैट द रिक्वेस्ट रिसोर्स इज नॉट अवेलेबल, जो हम ऊपर देख चुके हैं वो किस में आता है, सर्वर की तरफ से भी आ सकता है। दैट्स इट। एग्जांपल यहाँ पे इसने यहाँ पे दिया कहता है द 401 रिक्वेस्ट रिसोर्स रिक्वायर्स अ यूजर ऑथेंटिकेशन, जो ऊपर हमने डिस्कस किया था वो क्या था, आपने जो लॉग इन किया है वो उसमें रिक्वायर्स है यूजर की ऑथेंटिकेशन, जिस चीज को आप एक्सेस करना चाह रहे हो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या बोलता है सर्वर साइड प्रोग्रामिंग, ये क्या होती है वेब सर्वर पेजेस कैन बी इधर स्टैटिक पेजेस और डायनामिक पेजेस। अब सर्वर साइड प्रोग्रामिंग क्या होती है, आप रिक्वेस्ट भेजते हो सर्वर पे और सर्वर आपको रिस्पॉन्स कर देता है, ठीक है। बैकएंड की जितनी भी कोडिंग है वो यहाँ पे हमारे पास सर्वर साइड प्रोग्रामिंग के अंदर आती है। यहाँ पे क्या बोलता है वेब सर्वर पेजेस कैन बी इधर स्टैटिक पेजेस और डायनामिक पेजेस, ये हमारे पास या तो स्टैटिक पेजेस हो सकते हैं या फिर डायनामिक पेजेस हो सकते हैं। अब स्टैटिक पेज वो होता है जो आपके पास कभी भी चेंज नहीं होता। फॉर एग्जांपल आपका जो रेज्यूमे है ना, आपका जो सीवी है, आपने कोई मतलब पीडीएफ की फॉर्म में बना के रखी हुई है तो वो खुद ब खुद चेंज नहीं होगा जब तक आप खुद उसको चेंज नहीं करते। कहता है स्टैटिक वेब पेज इज अ सिंपल HTML हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर लैंग्वेज फाइल होती है आपके पास, जो आपके पास स्टैटिक होती है। When a client requests an HTML page to the server, symbol sends back response with the required page। वही required page के साथ आपको रिस्पॉन्स मिल जाता है क्लाइंट से सर्वर की तरफ और सर्वर आपको वही रिस्पॉन्स वापस कर देता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे सर ने एग्जांपल दिया आपको स्टैटिक वेब पेज, एक हमारे पास HTML की फॉर्म में, वो क्या है हमारे पास यहाँ पे सर ने वही H1 मतलब कोई टैग्स के अंदर लिख दिया होगा वेब डिजाइन एंड डेवलपमेंट बाय उमैर जावेद। ओके, कहते हैं while in case of dynamic web page a server executes an application which generates HTML web page according to a specific request coming from the client। इसमें क्या होता है जो क्लाइंट से रिक्वेस्ट आ रही है उसकी बेस के ऊपर ही हमें रिस्पॉन्स दिया जाता है। मतलब इसमें आप डायनामिकली चेंजिंग देख सकते हो। फॉर एग्जांपल आप फेसबुक का पेज लोड करते हो तो आपको
हर दफ़ा एक ही डाटा शो नहीं होगा। इंस्टाग्राम पे आपको हर दफ़ा एक ही डाटा शो नहीं होगा। तो वहाँ पे क्या होता है, वो डायनामिकली खुद ब खुद चेंजिंग हो रही होती है। यूट्यूब पे भी ऐसे होता है, आप लोग उसको रीलोड करते हो, आपको डायनामिकली चेंजिंग नज़र आ रही होती है। ओके, दीज डायनामिकली जनरेटेड वेब पेजेस आर सेंड बैक टू द क्लाइंट विद द रिस्पॉन्स। ठीक है, यहाँ पे क्या रिक्वेस्ट सर्विस डू कंप्यूटेशन, यहाँ पे कुछ कंप्यूटेशन की, इसमें कुछ चेंजिंग की, जनरेट्स एचटीएमएल पेज विद रिजल्ट्स ऑफ कंप्यूटेशन। ठीक है, रिटर्न डायनामिकली जनरेटेड एचटीएमएल फाइल। ओके, वाई बिल्ड पेजेस डायनामिकली, अब हम उनको डायनामिकली क्यों हम पेजेस बिल्ड करते हैं, कहते हैं वी नीड टू क्रिएट डायनामिक वेब पेजेस व्हेन द कंटेंट ऑफ साइट चेंजेस फ्रीक्वेंटली एंड क्लाइंट स्पेसिफिक रिस्पॉन्स इज रिक्वायर्ड। जब भी हमारे पास साइट का कंटेंट चेंज होगा ना, और क्लाइंट के स्पेसिफिक रिस्पॉन्स के लिए हमें कुछ चीज़ें चाहिए होंगी, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, डायनामिकली वेब पेजेस बनाते हैं। ठीक है, ओके, द वेब पेज इज बेस्ड ऑन डेटा सबमिटेड बाय द यूज़र, और ये वेब पेज जो होता है वो मतलब सबमिटेड बाय द यूज़र उसके ऊपर बेस कर रहा होता है। एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, सर ने यहाँ पे एग्जाम्पल दी है, देखो अब यहाँ पे उसने सर्च किया वेब डेवलपमेंट। ठीक है, अब ये पता नहीं कब उसने सर्च किया था, मतलब कुछ सालों पहले का, मतलब काफ़ी पुरानी बात है। अब आप लोग सर्च करो ना, तो आपको कोई डिफरेंट डेटा नजर आएगा। ठीक है, तो यही हमारे पास क्या है, डायनेमिकली। कहते हैं वेब पेज इज ड्राइव फ्रॉम अ डेटा चेंजेस फ्रीक्वेंटली, वही बात कर रहा है कि आपका जो डेटा ड्राइव कर रहा है डेटा से, वेब पेज से, वो चेंजेस फ्रीक्वेंटली खुद ब खुद चेंज होता रहता है। फॉर एग्जाम्पल कहता है वेदर रिपोर्ट और न्यूज़ हेडिंग पेजेस, आपका जो न्यूज़ वाली वेबसाइट है आपके पास, डिफरेंट न्यूज़ आपको देखने को मिल रही होंगी। यहाँ पे सर ने देखा था, मतलब ये काफ़ी पुरानी है, साइंस एंड स्पेस, यहाँ पे था जी 1 सेकंड रह गया है लीप ईयर आने में, 2006 में, सॉरी। ठीक है, तो ये काफ़ी पुरानी यहाँ पे दिखाया गया था। द वेब पेज यूजेज इन्फॉर्मेशन फ्रॉम डेटाबेसेस और अदर सर्विस साइट रिसोर्सेज। तो ये वेब पेज क्या करता है, आपका इन्फॉर्मेशन को यूज करता है डेटाबेसेस को और अदर सर्वर साइड रिसोर्सेज को। आपका डेटा कहाँ पर होता है, सर्वर पे, सर्वर में डेटाबेस होता है, वहां से इसको इन्फॉर्मेशन को यूज करता है हमारा वेब पेज। क्या कहते हैं यहाँ पे, एन ई कॉमर्स साइट कुड यूज अ सर्वलेट to build a web page that lists to current price and available to each item that is for sale। यहाँ पे उसने कोई ई कॉमर्स की वेबसाइट की बात की, कहता है आपके पास काफ़ी सारी उसके ऊपर आइटम्स आ रही होती हैं, आपको आप उसको लोड करो तो फिर आपको डिफरेंट आइटम्स नजर आ रही होंगी यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद क्या बोलता है, सर्वर साइड प्रोग्रामिंग इन्वॉल्व्स, क्या बोलता है, कनेक्शन डिपेंडेंट और टाइम डिपेंडेंट। आपके पास ये कनेक्शन डिपेंडेंट और टाइम डिपेंडेंट होता है, ये मतलब उसके अंदर ये हमारे पास सर्वर साइड प्रोग्रामिंग सारी कुछ आ रही होती है। डायनामिक वेब पेज कंटेंट टेक्नोलॉजीज कौन कौन सी हमारे पास, सी बेस CGI प्रोग्राम्स वर ऑन द सर्वर। हमारे पास सबसे पहले शुरू में हमारे पास जो हुआ करता ना सर्वर साइड प्रोग्रामिंग के लिए, वो क्या हुआ करता था, सी बेस्ड या C++ बेस्ड एप्लीकेशन हुआ करती थी। वहां पे हमारे पास क्या था, CGI एक चीज हुआ करती थी। CGI क्या होता है, हमारे पास कॉमन गेटवे इंटरफेस हुआ करता था सबसे पहले। उसके बाद क्या हुआ, हमारे पास टेम्पलेट टेक्नोलॉजीज आई हमारे पास, ASP PHP जो हमें इंट्रोड्यूस करवाएंगे, विच अलाउड ईज फॉर यूज फॉर डिजाइनिंग कम्प्लेक्स एंड वेब पेजेस। ठीक है, उसके बाद जावा ने इंट्रोड्यूस करवा दिया सर्वलेट्स को, JSP को, that provide more speed and security as well as better tools for web page creation। ठीक है, अब यहाँ पे इसने बताया हमारे पास, यहाँ पे शुरू में क्या था, CGI था। CGI क्या है हमारे पास, कॉमन गेटवे इंटरफेस। उसके बाद हमारे पास क्या है, CGI जिसमें सिर्फ पहले C लैंग्वेज थी, उसके बाद हमारे पास जावा और C++ भी आ गई। उसके बाद हमें प्रोवाइड किया गया टेम्पलेट ASP, जिसमें हमारे पास टेम्पलेट्स ASP PHP और CFML भी आ गई। ये क्या करती थी, हमारे पास स्क्रिप्टिंग अलाउ करती थी HTML के अंदर। ठीक है, इनके थ्रू हम कर रहे थे स्क्रिप्टिंग, जो हमारे पास डिफरेंट सर्वर साइट पर रन होती थी कंटेंट को जनरेट करने के लिए। ओके, ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे क्या है, लेयर्स एंड वेब एप्लीकेशंस। नॉर्मली वेब एप्लीकेशंस आर पार्टीशन इनटू लॉजिकल लेयर्स, उनको डिफरेंट लेयर्स में पार्टीशन की गई है उनकी। ईच लेयर परफॉर्म द स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी विच शुड नॉट बी मिक्स्ड विद अदर लेयर्स। ठीक है, हर लेयर की अपनी कोई ना कोई फंक्शनैलिटी होती है जो किसी दूसरी लेयर के साथ मिक्स नहीं होती। लेयर्स आर आइसोलेटेड फ्रॉम ईच अदर एंड रिड्यूस कपलिंग बिटवीन देम बट दे प्रोवाइड इंटरफेसेस टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। वो क्या करती है, हमारे पास एक इंटरफेस प्रोवाइड करती है एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए। ओके, उसके बाद यहाँ पे देखो एग्जांपल दिया है, हमारे पास एक यूजर होता है, नीचे हमारे पास प्रेजेंटेशन लेयर और बिजनेस लेयर और डेटा लेयर है। यूजर क्या करता है, हमारे पास कोई मतलब फॉर एग्जांपल आपने कोई मेल के अंदर लॉग इन किया है। मेल के अंदर क्या होता है, यहाँ पे यूजर क्या करता है, फॉर एग्जांपल आपका कोई डेटा एंटर करता है। फॉर एग्जांपल प्रेजेंटेशन लेयर में क्या होता है, जो आपको डेटा को प्रेजेंट करता है आपके साथ। ठीक है, और बिजनेस लेयर क्या होती है आपके पास, जो आपको डेटाबेस के साथ कनेक्ट कर रहा होता है, या फिर आपका क्या से बोलते हैं, जो प्रोसेस कर रहा होता है, जो प्रोसेस कर रहा होता है। और यहाँ पे जो डेटा लेयर्स होती है वो हमारे पास
डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी कर रहे होते हैं या फिर आपके साथ डेटा सोर्सेज और सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं। अब आपको एग्जांपल दूं, फॉर एग्जांपल आपने किसी लॉगिन के अंदर मेल किया है, मतलब मेल के अंदर लॉगिन किया, राइट? तो आपके पास क्या आएगा, यहाँ पे प्रेजेंटेशन लेयर आएगा। प्रेजेंटेशन आपको प्रेजेंट कर रहा होगा एक फ्रंट एंड की फॉर्म में। आपके पास एक मेल वाला वेबसाइट ओपन होगा, ठीक है? उसके अंदर आप अपनी क्रेडेंशियल्स को एंटर करोगे, यूजर नेम और पासवर्ड को एंटर करोगे। उसके बाद क्या होगा, जब आप बटन को क्लिक करोगे तो वो कहाँ पे जाएगा, बिजनेस लेयर पे जाएगा, ठीक है? जब बिजनेस लेयर पे जाएगा वहां पे क्या होगा, डेटा लेयर। आगे से वो कहाँ पे जाएगा, डेटा लेयर्स पे। अब डेटा लेयर्स के पास जाने के बाद वो किस में जाएगा, डेटाबेस के अंदर जाएगा। वहां से वो चेक करेगा कि आपने जो क्रेडेंशियल्स एंटर किए हैं वो राइट हैं भी या नहीं। अब जैसे वो चेक करेगा वापस डेटा लेयर्स को भेजेगा, उसके बाद बिजनेस लेयर्स को भेजेगा। बिजनेस लेयर फिर बताएगा प्रेजेंटेशन लेयर को, हाँ भाई आपने जो क्रेडेंशियल्स एंटर किए वो ठीक थे, यूजर को बता दो, यूजर को लॉगिन कर लो, ठीक है? तो इस तरह करके हमारे पास ये लेयर्स वाला काम होता है। तो आपको बता दिया मैंने। देखो क्या कहता है, प्रोवाइड्स अ यूजर इंटरफेस फॉर क्लाइंट टू इंटरेक्ट विद एप्लीकेशन। जैसे आपके पास आपका एलएमएस का लॉगिन वाला होता है, राइट? दिस इज द ओनली पार्ट ऑफ एप्लीकेशन विजिबल टू द क्लाइंट। ये हमारे पास क्या है, जो आपके पास एप्लीकेशन होती है जो हमारे पास क्लाइंट को विजिबल होती है, ओके? उसके बाद कहते हैं बिजनेस लेयर। बिजनेस लेयर सर्विस लेयर इंप्लीमेंट्स एक्चुअल बिजनेस लॉजिक और फंक्शनलिटी ऑफ द एप्लीकेशन। अब जैसे ही क्रेडेंशियल एंटर की वहाँ पे उसने चेक किया, आगे भेजा डाटा लेयर को, डाटा लेयर ने भेजा आगे डेटाबेस को, चेक किया, ओके, देन वहाँ पे उसने आपको रिस्पॉन्स दे दिया, ओके? फॉर एग्जाम्पल उसने कहा इन केस ऑफ ऑनलाइन शॉपिंग सिस्टम्स दिस लेयर हैंडल्स ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट। आपके पास ऑनलाइन शॉपिंग है ना, तो आपके पास ये वाली लेयर होगी ना, बिजनेस लेयर, वो किसको हैंडल कर रही होगी, ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट को। डेटा लेयर क्या है, दिस लेयर कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट प्रेजेंट रियल वर्ल्ड बिजनेस ऑब्जेक्ट्स सच एज ऑर्डर लाइन आइटम प्रोडक्ट। वही बात होगी यार, आपकी जो होगी ना वो डेटाबेस के अंदर कुछ चीज़ें बड़ी होंगी, ठीक है? आपके रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स किसी बिजनेस में यहाँ पे एग्जांपल दे दिए। फॉर एग्जांपल आपको कुछ ऑर्डर दे रहे हो, आप ऑर्डर लाइन आइटम है, कोई प्रोडक्ट है एंड सो ऑन, कुछ इस तरह एग्जांपल्स होंगे, ठीक है? अब कहता है जावा वेब एप्लीकेशन टेक्नोलॉजीज, वो कौन कौन सी है? कहता है देयर आर सेवरल जावा टेक्नोलॉजीज अवेलेबल फॉर वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट व्हिच इंक्लूड्स जावा सर्वलेट्स, जावा सर्वर पेजेस एंड जावा सर्वर फेसेस, ठीक है? हमारे पास जो जावा सर्वलेट होता है ना, वो हमारे पास इंटायर एपीआई वेब एप्लीकेशन होती है जो हमारे पास, जिसके अंदर ये सारा कुछ पड़ा हुआ है। अब यहाँ पे क्या है, ये इंटायर एप्लीकेशन है एपीआई जो हमारे पास क्या करती है, सर्वर को रन करती है या सर्वर साइड प्रोग्रामिंग को रन करती है वेब के ऊपर, ठीक है? ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है, जावा सर्वर पेजेस। ये क्या है, जो नॉन जावा डेवलपर है ना, फॉर एग्जांपल जो HTML डेवलपर है, फ्रंट एंड डेवलपर है, उसको यहाँ पे हम क्या करते हैं, सर्वर पेजेस, जिसको जावा का आइडिया तक नहीं है, मतलब जावा क्या है कुछ नहीं पता उसको, वो क्या कर रहा होता है, यहाँ पे हमारे पास HTML के अंदर जावा को लिख रहा होता है। तो HTML के अंदर जावा को लिखने के लिए आप हैरान हो गए होंगे, तो हम यूज करते हैं जावा सर्वर पेजेस। तो वो क्या होता है, नॉन जावा यूजर होता है, उसको इतना नॉलेज नहीं होता जावा का, लेकिन बेसिक्स तो नॉलेज उसका होगा शायद, ठीक है? तभी जाकर वो जावा को कुछ लिख पाएगा। तो वो HTML के अंदर भी जावा को लिख पाएगा, ठीक है? तो HTML डेवलपर्स के लिए जावा सर्वर फेसेस है। उसके बाद हमारे पास जावा सर्वर पेजेस है। उसके बाद हमारे पास क्या है, जावा सर्वर फेसेस है और जावा सर्वर पेजेस स्टैंडर्ड टैग लाइब्रेरी है। और आपको बताऊं कि आपके पास अगर आप लोगों ने जावा सर्वलेट को रन करना है तो आपको एक्सपर्ट होना चाहिए जावा के अंदर। जैसे आप एक्सपर्ट होगे आपको इजीली कर पाओगे, ठीक है? तो ये था हमारा लेक्चर नंबर 25। अब लेक्चर नंबर 26 के बारे में डिस्कस करते हैं। कहता है जावा सर्वलेट्स। सर्वलेट्स क्या होते हैं, अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके अंदर क्या क्या होता है, यहाँ पे देखो सर्वलेट, ये सारा कुछ होता है। ये एक सिंपली क्या होते हैं, जावा सर्वलेट्स आर जावा टेक्नोलॉजीज आंसर टू CGI प्रोग्रामिंग। अभी जो हमने ऊपर देखा क्या था, वो CGI प्रोग्रामिंग कॉमन गेटवे इंटरफेस था, ठीक है? उसको आंसर करने के लिए हमारे पास जो टेक्नोलॉजी यूज होती है उसके आंसर में, वो CGI प्रोग्रामिंग के आंसर में हम अब यूज करते हैं जावा के अंदर सर्वलेट्स को। CGI वाज वाइडली यूज फॉर जनरेटिंग डायनामिक कंटेंट बिफोर सर्वलेट्स अराइव। जब हमारे पास सर्वलेट्स नहीं थे ना, तो हम किस में कोडिंग कर रहे थे, C या C++ या जावा के थ्रू CGI के अंदर कर रहे थे, ओके? दे वर प्रोग्राम्स रिटन मोस्टली इन C++ दैट रन ऑन वेब सर्वर दैट यूज टू बिल्ड वेब पेजेस, ठीक है? तो वो किस में थे, C++ में थे, वो हमारे पास वेब पेजेस को बिल्ड करने के लिए यूज हो रहे थे, ओके? कहते हैं व्हाट सर्वलेट्स कैन डू। अब सर्वलेट्स क्या कर सकते हैं, कहता है सर्वलेट्स कैन डू एनीथिंग दैट अ जावा क्लास कैन डू। फॉर एग्जांपल जो हमारे पास जो जावा क्लास है वो जो जो कर सकती है हमारे पास वही सर्वलेट्स कर सकते हैं। जो हमने अभी तक पिछली जितनी भी फाउंडेशन सीखी है वो हम जावा सर्वलेट्स के थ्रू भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कनेक्टिंग विद द डेटाबेस, रीडिंग एंड राइटिंग फ्रॉम अ फाइल, GUI भी बना सकते हैं, ओके? हैंडल रिक्वेस्ट सेंट बाय द यूजर एंड जनरेट रिस्पॉन्स डायनामिकली नॉर्मली HTML पेजेस। ये क्या करता है, सर्वलेट्स डायनामिकली रिस्पॉन्स जनरेट करता है। तो डायनामिकली वेब पेज आपको बता दिए,
स्टैटिक वेब पेजेस आपको बता दिए, ठीक है। इसके बाद क्या बोलता है, डायनामिक जनरेटेड कंटेंट इज सेंड बैक टू द यूजर थ्रू अ वेब सर्वर। यहाँ पे क्या बोलता है, वो वेब सर्वर के थ्रू डायनामिकली जनरेटेड कंटेंट यूजर को वापस भेज दिया जाता है। ओके, सर्वलेट्स वर्सेस अदर एसएसपी टेक्नोलॉजीज। अब यहाँ पे सर्वलेट्स क्या है, कहते हैं आपके पास जो सर्वलेट है ना वो कन्वीनियंट है, एफिशिएंट है और पावरफुल टूल और पोर्टेबल और इनएक्सपेंसिव है। यहाँ पे इसको इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। कहते हैं सर्वलेट क्या थी, यहाँ पे हमारे पास इसके अंदर पूरा जावा का एपीआई था, जेडीबीसी था। आप अगर जावा को पहले से जानते हो तो आप मतलब इसको सक्सेसफुली इस इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ इसको काम कर सकते हो एड, और मतलब आप जेएसपी सारा कुछ यहाँ पे इसके अंदर कर सकते हो। एफिशिएंट है यहाँ पे विद ट्रेडिशनल सीजीआई या न्यूज़ प्रोसेस, यहाँ पे सारा कुछ मतलब ये बता रहा है एफिशिएंट और पावरफुल है। जावा सर्वलेट्स लेट यू इजीली टू डू several things that are client or impossible with regular CGI. For example, सर्वलेट्स कैन आल्सो शेयर डेटा अमंग ईच अदर। सर्वलेट्स के अंदर क्या था, हम एक दूसरे के साथ डेटा भी शेयर कर सकते हैं, वो सीजीआई के अंदर पॉसिबल आई थिंक नहीं था, ठीक है। उसके बाद क्या, पोर्टेबल। Since Java is a portable and servlets is a Java based technology, therefore they are generally portable across web servers. अब जो Java है वो क्या, पोर्टेबल है, ठीक है। इसी तरह Java की बेस्ड एप्लीकेशन सर्वलेट्स भी क्या होगी, पोर्टेबल होगी। दैट्स इट। उसके बाद क्या, इनएक्सपेंसिव है, कहते देयर आर नंबर ऑफ फ्री और इनएक्सपेंसिव वेब सर्वर्स अवेलेबल दैट आर गुड फॉर पर्सनल यूज। हमारे पास काफी सारे पर्सनल यूज के लिए मतलब यूज है, सॉफ्टवेयर है। जो ये क्या है, हमारे पास एक सर्वलेट्स है, वो हमारे पास क्या है, इनएक्सपेंसिव है, इतना महंगा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल कहता है अपाची इज अ कमर्शियल ग्रेड वेब सर्वर दैट इज एब्सोल्युटली फ्री। अब यहाँ पे इस लेक्चर को आगे हमने चलना है, जो हमने इंस्टॉल करना है वो क्या है हमारे पास, अपाची टॉमकैट का वेब सर्वर, ठीक है। अपाची टॉमकैट का वेब सर्वर हमने यहाँ पे यूज करना है। अब यहाँ पे कहता है सॉफ्ट रिक्वायरमेंट्स कौन कौन सी है। अब यहाँ पे इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये सारा आपको वो करके दिखा रहा है कि आप अपाची टॉमकैट पे जाओ, वहां पे इसको इंस्टॉल करो। तो मैंने यहाँ पे गूगल ओपन किया हुआ है, मैंने यहाँ पे क्या सर्च करना है, आप लोगों ने अपाची टॉमकैट डाउनलोड, ठीक है। इसको क्या करना है, डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस काफी सारे आ रहे होंगे, अपाची टॉमकैट 9 सॉफ्टवेयर, आपका अपाची टॉमकैट 10, तो मैं यहाँ पे 9 ले रहा हूँ। वैसे 9 ही लो तो वो बेटर रहेगा, क्योंकि जावा एक्स वहाँ पे है, जावा जारकाता जो आजकल मतलब एडवांस टेक्नोलॉजीज हैं वो जारकाटा की हैं, ठीक है। लेकिन हमारे पास जो बुक है माशाल्लाह से वो जावा एक्स की है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इसको लेना पड़ेगा। इसको वेबसाइट को ओपन करने के बाद यहाँ पे नीचे आना है। यहाँ पे नीचे आने के बाद बाइनरी डिस्ट्रीब्यूशंस के अंदर कोर वाला एक मतलब सेक्शन होगा, वहाँ पे आने के बाद यहाँ पे आप लोगों ने 32 बिट 64 बिट विंडोज के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद इसको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आप लोगों ने यहाँ पे डाउनलोड्स के अंदर चले आना है। तो मैंने इसको ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है, ठीक है। डाउनलोड्स में आने के बाद आप लोगों ने यहाँ पे इसको अपाची टॉमकैट को इंस्टॉल कर लेना है। और जैसे आप लोग इसके ऊपर क्लिक करोगे, आपके पास एक ऑप्शन आएगा येस और नो का, तो आप लोगों ने सिंपली येस के ऊपर क्लिक कर देना है। येस के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके पास ऐसे नेक्स्ट करना है आप लोगों ने, फिर आई एग्री। देन आपके पास दो ऑप्शन होंगे, होस्ट मैनेजर और एग्जाम्पल्स के, आप लोगों ने दोनों को टिक कर देना, ओके। देन आप लोगों ने क्या करना है, नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों को चीज बताने लगा हूँ। आपके पास जो कनेक्टर पोर्ट होता है आपको वो याद होना चाहिए, ठीक है। आपके पास उसके बाद यूजर नेम और पासवर्ड आपको पता होना चाहिए, ओके। तो मैंने यहाँ पे क्या बोलना है, कनेक्टर पोर्ट सिंपली आपके पास बाय डिफॉल्ट आपको दिया होगा 8080, जिसके थ्रू आप लोकल होस्ट लिख के यहाँ पे आप गूगल क्रोम में जाके कुछ भी कर रहे होगे, ओके। तो यहाँ पे मैंने क्या करना है, सिंपली यहाँ पे लोकल होस्ट आपके पास जो बाय डिफॉल्ट होगा 8080 का। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इसको चेंज करता हूँ, मैंने कहा इसका रख दो 8484, तो मैंने इसको रख दिया 8484, ओके। चलो फॉर एग्जांपल 8080 ही रहने दो बाय डिफॉल्ट, जो आपके पास वो डिफॉल्ट रहना चाहते हो, जो आप रखना चाहते हो आप रख सकते हो। उसके बाद आपके पास एक ऑप्शन होगा यूजर नेम और पासवर्ड का, आप लोगों ने यूजर नेम और पासवर्ड देना है। फॉर एग्जांपल मैंने कहा एडमिन और मैंने पासवर्ड दे दिया एडमिन, ठीक है। ये देने के बाद मैंने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। अब नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद आप लोगों ने अगर सक्सेसफुली जेडीके 16 इंस्टॉल किया हुआ है तो आप लोगों ने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना, तो इसको बाय डिफॉल्ट पिक कर लेगा, देन आप लोगों ने इसको इंस्टॉल कर लेना है, ओके। इंस्टॉल हो चुका है, इसको आप लोगों ने फिनिश के ऊपर क्लिक कर देना। अब फिनिश के ऊपर क्लिक करने के बाद ये थोड़ी देर के लिए रन हो जाएगा, ओके। गूगल क्रोम पे चले आना। गूगल क्रोम पे जाने के बाद यहाँ पे आप लोगों ने लिखना है लोकल होस्ट कोलन 8080, इसको एंटर के ऊपर क्लिक कर देना है। अगर तो आपका टॉमकैट सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है तो आप सामने इस तरह की विंडो आ जाएगी, ओके। इतना हो गया। इतना करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे अपाची टॉमकैट अपाची नेटबीन्स को ओपन कर लेना है। अपाची नेटबीन्स को ओपन करने के बाद यहाँ पे विंडोज के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पे सर्विसेज के ऊपर क्लिक करना है। सर्विसेज के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके पास एक यहाँ पे ऑप्शन होगा सर्वर्स, यहाँ पे आप लोगों ने राइट क्लिक करना है, यहाँ पे आप लोगों ने ऐड सर्वर के ऊपर क्लिक कर देना है।
अब यहाँ पे आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शन आ रहे होंगे, अपाची टॉमकैट, ग्लास फिश, मतलब आप लोगों ने जो सर्वर इंस्टॉल किया वही आप लोगों ने यहाँ पे यूज़ करना है। तो हम टॉमकैट यूज़ कर रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करके नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद मैंने यहाँ पे सर्वर की लोकेशन बतानी, वो कैसे बताऊंगा, मैंने ब्राउजर के ऊपर क्लिक करना है। उसके ऊपर क्लिक करने के बाद मैंने यहाँ पे दिस पीसी के अंदर जाना है, यहाँ पे लोकल डिस्क सी में जाना है, प्रोग्राम फाइल्स के अंदर जाना है, यहाँ पे अपाची सॉफ्टवेयर फाउंडेशन के अंदर जाना है, यहाँ पे टॉमकैट के ऊपर क्लिक करके ओपन के ऊपर क्लिक कर देना है। अब ओपन के ऊपर क्लिक करने के बाद मेरे पास यहाँ पे एक ऑप्शन होगा यूजर नेम और पासवर्ड। तो जो आपने यूजर नेम और पासवर्ड वहाँ दिया था, यहाँ पे आप लोगों ने देना है। मैंने कहा एडमिन, और मैंने जो पासवर्ड रखा मैंने यहाँ पे रख दिया, और यहाँ पे इसके ऊपर फिनिश के ऊपर क्लिक कर देना। जैसे ही आप लोग फिनिश के क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके सामने अपाची टॉमकैट और टॉम डबल ई का यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। आप लोगों ने सिंपली यहाँ पे इसको ऑथेंटिकेशन रिक्वायर्ड के लिए ओके के ऊपर क्लिक कर देना है। अगेन आप लोगों ने करना है, तो आपका ये सक्सेसफुली सर्वर यहाँ पे ऐड हो चुका है। तो यहाँ पे सर ने बाकी सारा कुछ वही किया हुआ है, आपका कैसे टॉमकैट इंस्टॉल करते हैं आप लोग, कैसे इसको सर्वर के अंदर ऐड कर सकते हो। तो आई होप गाइज आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।